हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आज देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 एक्चुअली किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसके लिए एप्लीकेबल है, बाकी जो बच गए उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 1, कौन सा? सेक्शन 1 बताता है कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये एक्सटेंड टू मतलब कहां तक फैला हुआ है? द होल ऑफ इंडिया। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? मींस इंडिया के किसी भी कोने में अगर कंपनी रजिस्टर हो रही है, दैट मींस इट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। आगे बढ़े। यही सेक्शन 1 कहता है कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं, जो भी लीगल थिंग्स हैं, मतलब इन शॉर्ट कंपनीज एक्ट है, वो अप्लाई है उन कंपनीज को which is incorporate under this act or any previous company law. That means Companies Act 1956. ठीक है, तो कहने का मतलब 2013 प्लस 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कंपनीज बनी हैं, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मींस अगर मान लीजिए कोई कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 1956 कंपनीज एक्ट तो खत्म हो चुका है और नया एक्ट चालू हो चुका है, कंपनीज एक्ट 2013। तो अब उसे कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस है वो फॉलो करने होंगे। सिंपल है ना? जी हाँ, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट। ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग से रिलेटेड है, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है, सप्लाई करने का काम करती है, या ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न हुई है, मींस कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्पेशल एक्ट से क्या हुई है? बनी हुई है। या फिर ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता दे कि भैया ये कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा, बात करो, गवर्नमेंट ने बोल दिया तो भैया बात करो। ठीक है, तो यस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है और याद रखना है कि इन लोगों को ही जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सारे लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। अब देखो, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगे तो उनके जो भी फंक्शंस होंगे उनके लिए है इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसका मतलब समझ रहे हो? कंपनी जो फॉर्म हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है, लेकिन उसके अंदर की जो भी एक्टिविटीज होगी इंश्योरेंस कंपनी की, वो होगी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग। सेम वैसे ही बैंकिंग रिलेटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और उसे कंपनीज एक्ट 2013 के लीगल प्रोविजन तो फॉलो करने ही है, लेकिन कंपनी जो भी बैंकिंग वाली है उसके जो फंक्शंस होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक वैसे ही कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या सप्लाई का काम करती है, इनकॉर्पोरेट हुई है एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एंड उसको लीगल प्रोविजंस भी फॉलो करने होंगे कंपनीज एक्ट 2013 के ही, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग चलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनके काम अलग अलग हैं और इन कामों को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी फंक्शन होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 भी उनको एप्लीकेबल है, ऐसा मेरा कहना है। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एन एसोसिएशन, या फिर कुछ लोग मिल रहे हैं ना, देखो ये दिख रहा है, एन एसोसिएशन या फिर इसको कहिए पार्टनरशिप, इज फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ। देखो, अगर एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो वो कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे लॉ में अगर कोई एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और आप बस यही समझ के चलिए। ठीक है, तो सिंपल वे में कहूं तो इनडायरेक्ट वे में, मैं आपसे सिंपल वे में कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट ने इनडायरेक्ट वे में कहा है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनरशिप या एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो उस पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे?
बोलता है 50 अलाउड है। अब ये किसने बोला? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने बोला। सर कंपनीज एक्ट की बात छोड़ो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला रहेगा ना कि कितना मिनिमम पार्टनर चाहिए और कितना मैक्सिमम पार्टनर चाहिए। मजेदार बात यह कि मिनिमम 2 बोला है लेकिन मैक्सिमम के लिए साइलेंट है पार्टनरशिप एक्ट में, और कंपनीज एक्ट ने यहां पर बोला है तू साइलेंट है लेकिन मैं साइलेंट नहीं है, मैं बोलेगा। और मैं 464 सेक्शंस में बोलेगा कि बॉस तेरे को अगर पार्टनरशिप करने का है कर, लेकिन मैक्सिमम 50 ही रखने का, उसके ऊपर रखा तो मैं अलाउड नहीं करेगा, अनऑथराइज्ड है। ठीक है कि नहीं है? और ये एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, तो मतलब सेक्शन 464 एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 सेज ये। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर ज्यादा हो गया, इफ मोर देन 50 तो अनऑथराइज्ड है। एवरी एसोसिएटेड मेंबर, एवरी एसोसिएट मतलब 50 के ऊपर अगर 51 हो गए तो सारे के सारे 51 लोग, 90 हो गए तो सारे के सारे 90 लोग लाइबल है। फाइन मैक्सिमम 1 लाख, अप टू मींस मैक्सिमम, मतलब हर कोई एक एक बंदा है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक उसको जुर्माना हो सकता है। और उसके साथ साथ वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर ऑल दी लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। और सपोज बिजनेस करते समय कोई लॉस हो गया, मतलब आपके मेंबर 90 हैं जबकि 50 होने चाहिए थे पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन आपके मेंबर 90 हो गए। पहली बात तो अलाउड नहीं है, फाइन भरो। और अगर उस पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस एक्टिविटी है और उसमें कुछ लॉस हुआ या कुछ लाइबिलिटी हुआ तो भैया तुमको अपने जेब से भरना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये जो 50 वाला फंडा है ये सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म बनती है उसके लिए एप्लीकेबल है, याद रखना ये बात। जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जो एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसमें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कितने भी पार्टनर्स बना सकते हो। अब ध्यान से सुनना कि ये जो 50 वाला कंसेप्ट दिया है सेक्शन 464 ने एसोसिएशन का, ये किसको लागू नहीं है? नॉट एप्लीकेबल। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट हिंदू या जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें भैया तुम्हारे घर में क्रिकेट टीम, डबल टीम, चौबल टीम जितनी बनती है बनने दो, 50 से कोई मतलब नहीं है। तेरे पास 60 बंदे भी हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, नो प्रॉब्लम, 60 लोग भी अलाउड है, करो बिजनेस। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तो 50 के ऊपर नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? उसके अलावा क्या बोला है कि ऐसी पार्टनरशिप जो फॉर्म्ड की गई है प्रोफेशनल से और वो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। एग्जांपल CSCA लॉ फर्म। तो मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूं। मान लीजिए चार्टर अकाउंटेंट का लॉ फर्म है और उसमें एक नहीं एक से ज्यादा चार्टर अकाउंटेंट है, ठीक है, तो घूम फिर के वो क्या होगी? पार्टनरशिप फर्म हो गई। लेकिन याद रखिएगा ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये भले ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप रहे हैं, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरी की फंक्शनिंग है। कंपनी सेक्रेटरी का अपना जो एक्ट है उसकी फंक्शनिंग है, और वो जो कंपनी सेक्रेटरी का जो एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है। तो कोई भी प्रोफेशनल, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो या लॉ फर्म्स हो, मींस LLB होल्डर्स हो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो मोर देन 50 मेंबरशिप इज अलाउड, पार्टनरशिप इज अलाउड। इज दैट क्लियर? तो काफी कुछ हमने कह दिया है, हमें इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि जाते जाते एकदम ब्रशअप हो जाए और सारी चीजें रिकलेक्ट हो जाए। मान देना है बात? हाँ सर, तो चलो। तो एप्लीकेबिलिटी बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ किसको एप्लीकेबल है? तो कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में बताया? सेक्शन 1 में बताया। क्या बताया है? कि ये वोल इंडिया एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट वोल इंडिया एप्लीकेबल है। और कौन कौन सी कंपनीज को लीगल प्रोविजन अप्लाई है कंपनीज एक्ट के? चलो फटाफट बोलो। जो कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। उसके साथ ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का काम कर रही है, ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस का काम कर रही है, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई का काम कर रही है, या फिर ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी हुई है, SBI जैसे मैंने आपको बोला, RBI जैसे मैंने कहा, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना मांगता है, मैंने बोला है, तो भैया वो भी। ये तो इजी है।
अच्छा, उसके अलावा सेक्शन 464 में क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन। ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि हमारा सब पढ़ के हो गया ना, तो याद रखने के लिए इजी होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 क्या बोलता है कि भाई मेरे, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप करना है, एग्जांपल में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। उसके ऊपर नहीं चलेगा। उसके ऊपर अगर तुमने किया तो भैया जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब लायबल हैं, और उनको पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपया कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया हर किसी पार्टनर को क्या लगती है? पेनल्टी लग सकती है। इज दैट क्लियर? और साथ में क्या बोला, अगर कोई भी बिजनेस और उससे रिलेटेड कोई बिजनेस को लॉस हो रहा है या कोई लाइबिलिटी बन रही है, तो भैया सारे मेंबर जो है पर्सनली लाइबल भी है, मतलब अपने जेब से भी भरना पड़ सकता है। अब ये जो मैक्सिमम नंबर का जो दायरा दिया है सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 ने, ये किसको लागू नहीं है? ऐसे पार्टनरशिप फर्म को जो सीए, सीएस या लॉ फर्म्स है, मींस जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने बनाई है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से स्पेशल एक्ट फॉलो होता है। तो वो मोर देन 50 जा सकते हैं, उनको कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। और उसके साथ साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी कोई भी मैक्सिमम लिमिट की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आई बिलीव आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया है ना ये कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड। हाँ, इसलिए ये मैं हमेशा लास्ट में रखता हूँ, ताकि सारी बातें एक बार समझ लो। कभी ओवर भी हो गया, आई होप नहीं होता है, हाँ हो भी गया तो भैया इधर रिकलेक्ट हो जाता है। बाकी तो भैया वीडियो है, पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, फिर देख लो, फिर पॉज करो, थोड़ा आगे जाओ, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।